नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। सीटेट जुलाई 2020 की परीक्षा 5 जुलाई को होनी है। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये परीक्षा होगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं पोस्टपोन हुई हैं। लेकिन दोस्तों, उम्मीद रखता हूं कि 5 जुलाई ये डेट ऑफ एग्ज़ाम है सीटेट के लिए, तो तब तक सारी स्थिति सामान्य हो चुकी होगी और इसलिए आपके पास अभी काफ़ी वक्त है। पूरा मई आपके पास बचा हुआ है, पूरा जून आपका बचा हुआ है और अभी अप्रैल भी लगभग आधा बचा हुआ है। तो अगर आप अभी से प्रयास करते हैं तो इस बार सीटेट में झंडे आप जरूर गाड़ेंगे। अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटा सा टेस्ट। इस टेस्ट से आपको ये पता चलेगा कि आपको अपना पिछला वाला कितना याद है, यानी कि ये आपके लिए एक रिवीजन टेस्ट होगा। और साथ ही साथ देखिए, सुपर टेट की परीक्षा के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जूनियर लेवल पर शिक्षक भर्ती आने वाली है। जैसे ही स्थिति सामान्य होती है ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो इसी क्रम में चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपके लिए सीडीपी के कुल मिला के 15 एमसीक्यूज लेकर आया हूँ और इन 15 एमसीक्यूज के द्वारा आप ये तय करिए कि आपकी तैयारी अभी कहाँ तक पहुँची है। क्या आपको ये सारे प्रश्न आते हैं या फिर आप भूल चुके हैं या फिर आपको फिर से स्टार्ट करना है अपनी तैयारी को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना 4 विकल्प हैं, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। क्या यह सही है? नहीं, ये गलत है। स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है, यानी कि विकल्प सी हमारा सही जवाब है। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपकी क्लास लगातार चलती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं कोहलर के बारे में। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है और कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना है। निसंदेह सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल, सहज और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। तो आपका विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न, गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? नीरसता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष या फिर नन ऑफ द अबव? तो दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है गणित, तो गणना दोष यानी कि विकल्प सी हमारा सही आंसर है। आपको बता दें कि गणना दोष गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है। गणना दोष से संबंधित जो अधिगम अक्षमता होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डिसकैलकुलिया। क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया। ये जरूर याद रखना, ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। और डिसकैलकुलिया जो अक्षमता वाले बच्चे होते हैं उनमें अंकगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में प्रॉब्लम होती है और वो दिशा और जो बाकी चीज़ें होती हैं उसको भी समझ नहीं पाते हैं। तो गणना दोष इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला, निम्न में से कौन संवेग संबंधी तत्व नहीं है? संवेग संबंधी तत्व कौन सा नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक या फिर संवेदी? सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि संवेदी। दोस्तों, संवेदी ये संवेग का तत्व नहीं है, क्योंकि जब संवेग उत्पन्न होता है तो प्राणी में 2 स्तर पर परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला शारीरिक स्तर पर, दूसरा मानसिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पर क्या होता है? सांस की गति बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाती है, आवाज़ भारी हो जाती है, फंसने लगती है और जो आपके अंग प्रत्यंग हैं वो कांपने लगते हैं, या फिर आप जब आवेश में होते हैं तो वो आपके मतलब सामान्य जैसे अवस्था में आपकी बॉडी काम करती है वैसे काम नहीं करती है। और मानसिक स्तर पर विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है या लुप्त प्राय, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें जो है संवेदी जो क्रिया होती है इस पर संवेग का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? मैं आपको 3 सेकंड देता हूं, आप पढ़िए और बताइए। और दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आपको बता दें कि बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में बांटा था। कौन कौन सा क्षेत्र था उनका? पहला था संज्ञानात्मक क्षेत्र का उद्देश्य। दूसरा कौन सा था? दूसरा था उनका
भावात्मक क्षेत्र का उद्देश्य, भावात्मक। और तीसरा कौन सा था? तीसरा था उनका मनोगत्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। ठीक है, मनोगत्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। तो ये 3 श्रेणियों में बांटा था बेंजामिन एस ब्लूम ने। और बात करते हैं समय था 1956 का, जब एस ब्लूम ने ये जो वर्गीकरण है ये दिया था। और इसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन को इन्होंने इसका एक क्रम बताया था। ठीक है, तो ब्लूम ने 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पुनः क्रम से 6 भागों में विभाजित किया था। और इस प्रकार ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो विकल्प डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बताइए फटाफट। और दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि विक्टर ब्रूम। अभिप्रेरणा के संबंध में वर्ष 1964 में विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत अभिप्रेरणा, निष्पादन तथा कार्य संतुष्टि के कारणों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करता है। और इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का चयन स्वयं करता है। सभी व्यक्ति अपने उद्देश्यों, आवश्यकताओं, मूल्यों, कुशलताओं, योग्यताओं तथा भूमिकाओं के संबंध में सतर्क रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिक एवं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं विकल्प। ठीक है, तो गिरोह अवस्था 8 से 10 वर्ष एवं विलंब विकास सामाजिकरण से संबंधित है। और 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य होता है। किशोरावस्था में चरम पर यह पहुंच जाती है प्रक्रिया। गिरोह अवस्था सामाजिकरण से संबंधित होता है, क्योंकि इसमें बालक समाज में रहना और एक तरीके से सामाजिकरण को सीखता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, पियाजे के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहला, संवेगात्मक गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक, 0 से 2 वर्ष। क्या? संवेगात्मक गामक अवस्था। दूसरा, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 2 से 7 साल। तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये तीसरा वाला, ये तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष के बीच में होती है। और चौथी अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये किसने कहा था? स्किनर, रॉस, एबिंगहॉस, एम.एल. बिग्गी। और दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे विकल्प हैं गलत। सही जवाब है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है गेट्स और अन्य का, गेट्स और अन्य। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। देखिए, जब मैं पिछली बार जब सीटेट की परीक्षा हो रही थी तो ये पूरी चीज़ मैंने ठीक से पढ़ाई थी। और अगर आपको याद होगा तो आपको ये भी याद होगा कि E.L. थार्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। ये बात मैंने आपको बताई थी। और मुख्य नियम क्या था? एक तो था आपका अभ्यास का नियम, एक्सरसाइज। दूसरा था प्रभाव का नियम, इफेक्टिवनेस। तीसरा था तत्परता यानी कि रेडीनेस, EER। ठीक है, तो यहाँ पर अभ्यास, प्रभाव और तत्परता तीनों है। तो ये तीनों क्या हो गया था? ये मुख्य नियम में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो गौण नियम थे 5, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? याद है? बताया था आपको गौण नियम 5 होते हैं। पहला होता है बहु अनुक्रिया, दूसरा होता है मनोवृत्ति, तीसरा होता है आंशिक क्रिया, चौथा होता है सादृश्यता और पांचवा था सचरात्मक स्थानांतरण का नियम। तो ये जो पहला वाला विकल्प है ये गौण नियम में आता है थार्नडाइक के। तो ये हमारा सही जवाब है, ये प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। ठीक है, आगे क्लास चलेगी, आपको हर बात समझ में आएगी।
और एक बात और, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अनुकूलन, देखिए 10वां प्रश्न क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। तर्क, व्यवहार, चिंतन या फिर अभिप्रेरणा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। सही जवाब है विकल्प बी, यानी कि व्यवहार। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है और इस सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक उद्दीपक जैसी अनुक्रिया। देखो ये सारी बातें मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। आपने कुत्ते और घंटी, कुत्ते के सामने जो भोजन और घंटी वाला देखा होगा एग्जाम्पल आपने, उसमें क्या हुआ था, उसमें कुत्ते को जो भोजन दिया जाता था तो घंटी बजाई जाती थी। कुछ समय बाद केवल घंटी बजाई गई जो कि अस्वाभाविक उद्दीपक था, तब भी कुत्ते के मुंह में लार आ गया था। तो ये प्रयोग किसने किया था ये बताना, आप कमेंट करके बताओ फटाफट, याद है तो ये होगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम के बारे में बात हो रही है। अधिगम क्या है, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है अधिगम। तो यह कथन किसका है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा लिखा गया है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, याद रखना गेट्स और अन्य का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के बारे में कई बार पूछा जाता है, यानी कि ये बहुत ही चर्चित टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। बहुत आसान प्रश्न है, इसका उत्तर तो आपको आना ही चाहिए और ये सही जवाब है ऑप्शन सी, बुद्धि का परीक्षण है। कब हुआ था ये प्रश्न अगर आपको याद होगा तो डेफिनेटली आपको सब कुछ याद है। तो आपको बता दें कि सन 1905 की बात है ये, 1905 में विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। 1905 में इतिहास में एक घटना घटी थी, कौन सा, बंगभंग वाली, ठीक है। तो इसको भी आप समझ लेना, उसी साल स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण भी हुआ था जिस साल बंगाल का विभाजन हुआ था। इसको ऐसे भी हम को रिलेट कर लेते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व, और सही जवाब है जुंग ने किया था, ठीक है, विकल्प बी। तो इन्होंने 3 प्रकार में बांटा है, कौन सा, एक तो अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी, तीसरा कौन सा है, उभयमुखी, ठीक है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी जुंग ने वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व या फिर वंशानुगत तत्व। और दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जी हाँ ऑप्शन बी। सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं और रुचियों पर नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है और अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध स्थापित करता है। सामाजिक विकास के फलस्वरूप व्यक्ति समाज का एक मान्य, सहयोगी, उपयोगी और कुशल नागरिक बनता है। इस प्रकार सामाजिक परिवेशजन्य तत्व बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। तो विकल्प बी हमारा सही जवाब है। और ये रहा हमारा आज का अंतिम प्रश्न। निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। शारीरिक विकास का प्रमुख, देखो बहुत आसान है ये, कई बार पूछा गया प्रश्न है। और सही जवाब इसका अनियमित विकास का नियम। देखो अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी और अनियमित होती है। शैशवावस्था में शारीरिक बुद्धि एवं परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है वो तेज होती है, बाल्यावस्था में धीमी हो जाती है, किशोरावस्था में फिर तेज होती है। तो यह अनियमित होती है, ठीक है। और शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर, निकट से दूर के ओर नियमानुसार होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों इन 15 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के जवाब आपको पता थे, और अगर आपने इनमें से कम 10 प्रश्नों के जवाब दिए तो आपकी तैयारी अभी भी काफ़ी अच्छी है। और अगर 10 प्रश्नों से कम के जवाब आप दे पाए हैं तो फिर से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इस बार सीटेट में आपका टारगेट होगा 125 प्लस। चैनल को अभी का अभी कर डालिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारा एंड्रॉयड ऐप जो कि प्ले स्टोर पर मौजूद है इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लेक्चर आपको कैसा लगा और ये क्लास आपकी क्या रेगुलर रखी जाए, आपकी राय से अवगत होना चाहूँगा। तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।